हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। अगर हम कूलाम के नियम के बारे में बात करें तो जो कूलाम का नियम है वो दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है। अब स्थिर आवेश स्थिर होना चाहिए और बिंदुवत होना चाहिए। अब ये बिंदुवत आवेश क्या चीज़ है, हम सोचते हैं, हम कहते हैं अगर दो आवेशित वस्तुओं की मध्य दूरी उनकी लंबाई की तुलना में बहुत अधिक हो जाए तो उन आवेशित वस्तुओं को हम कैसा मान के चलते हैं, बिंदुवत। यानी बिंदुवत कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने बिंदु को आवेश दे दिया है। आप इस मार्कर को बिंदुवत कह सकते हैं अगर आप जैसे दो मार्कर आपने आवेशित ले लिए, हालांकि ये फिलहाल तो आवेशित नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉडी की वजह से, अगर चालक वस्तु होती इतनी लंबी और आप उसे आवेशित कर देते और आवेशित आप जब उसे कर देते और आवेशित करने के बाद आप क्या करते हैं कि भाई उन दोनों के मध्य आप बल निकालना चाह रहे हैं और बल निकालने के लिए आप देखते हैं कि उनके मध्य की दूरी इनकी लंबाई की तुलना में बहुत ही अधिक हो जाए। जब बहुत ही अधिक हो जाए तो फिर आप उनको कैसा मान सकते हैं, बिंदुवत। इस मार्कर को मैं बिंदुवत मान सकता हूँ। अगर दो मार्कर के मध्य की दूरी उनकी लंबाई की तुलना में बहुत अधिक हो जाए तो मार्कर मेरे लिए कैसा हो जाएगा, बिंदुवत। तो ऐसी किसी वस्तु को हमने क्या कर दिया है, आवेश प्रदान कर दिया है। तो जो कूलाम का नियम है वो दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है। उन्होंने कहा था जैसे दो आवेश है मेरे पास, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और दोनों की मध्य की दूरी है R। ये आवेश स्थिर और बिंदुवत हैं। तो कूलाम ने कहा कि दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती। Q1 और Q2 के परमाणु का गुणनफल कर लिया, दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिपीट कर रहा हूं, दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है और इसके अलावा यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग माध्यमों में इस बल का मान भी अलग अलग आता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, थोड़ा इसको बताना है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ये दो आवेश है मेरे पास, दोनों समान प्रकृति वाले आवेश हैं। हम सभी जानते हैं कि समान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगते हैं। प्रतिकर्षण बल लगते हैं तो ये इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा इस तरह से। तो इसकी दिशा देखी जाए तो हम बोलेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश बाहर की तरफ। ऐसे ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ। अगर सपोज करो मैं आपसे बात करूं, एक Q आवेश ले लेता हूं, एक माइनस Q आवेश ले लेता हूं। ये विपरीत प्रकृति वाले आवेश हो गए। अब ये Q माइनस Q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और माइनस Q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आप देख सकते हैं इस समय जो दोनों की बलों की दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की तरफ वाली। समान प्रकृति के हैं तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ, और विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की तरफ। यानी इस बल की दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो मैंने क्या कहा आपसे कि दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है और यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पे कैसे करता है, जरा आगे आते हैं। तो फॉर्मूला आ गया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो है K। तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो यहाँ पर K है, इस K को हम बोलेंगे स्थिर विद्युत नियतांक, या इसको आप कह सकते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक।
ये जो K है इसको आप चाहें तो स्थिर विद्युत नियतांक कह सकते हैं या इसको स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहा जाता है। और जो K है ना इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, यानी जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होता जाएगा वैसे वैसे K का मान परिवर्तित होता जाएगा, और जैसे जैसे K का मान परिवर्तित होता जाएगा वैसे वैसे F का मान परिवर्तित होता जाएगा। और यही मैंने आपसे कहा था कि इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि माध्यम परिवर्तित होगा तो K परिवर्तित होगा और K परिवर्तित होगा तो F परिवर्तित होगा। अगर मैं निर्वात या वायु में बात करता हूं और निर्वात या वायु के साथ साथ मैं इसी मान को SI मात्रक पद्धति में लेता हूं, निर्वात या वायु में, और कौन सी पद्धति में बात कर रहा हूं, SI पद्धति में। तो सबसे पहले मैं K के फॉर्मूला की बात कर लेता हूं। तो निर्वात या वायु में K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 कहा जाता है, कि निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। और अगर मैं निर्वात या वायु में इसके मान की बात करूं तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो जिसमें कोई भी वैल्यू बिना मात्रक के कंप्लीट नहीं होती है तो इसका मात्रक मैंने यहाँ लिख दिया। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से ही इसका मैंने मात्रक निकाला है। देखिए जरा इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूँ K = आ जाएगा Fr² Q1 Q2। अब F का मात्रक देखा जाए तो न्यूटन, R का दूरी है मीटर, स्क्वायर लग गया, इसका कूलम तो कितना आ गया कूलम स्क्वायर। तो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर अपन लोगों ने K के मात्रक की बात कर ली। अगर हम बात करें इसके बाद कि भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखो जरा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई किया जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो K के मात्रक का उल्टा होगा। उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो K का मान तो कितना आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ, K कितना हो गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये कितना हो गया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो ये जो K लिखा हुआ है इसकी अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर आप बात करें कूलम के नियम से दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के सूत्र की हो, तो उसका सूत्र होता है K Q1 Q2 अपॉन R², या इसको हम क्या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बल है उसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश आ रही है, या तो उसके अंदिश बाहर की तरफ या उसके अंदिश अंदर की तरफ, और ये बल निर्भर किस पे कर रहा है माध्यम पर, क्योंकि K का मान मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपकी निर्वात की विद्युतशीलता है, तो अगर माध्यम होगा तो आपको माध्यम की विद्युतशीलता लेनी पड़ेगी और उसका मान निश्चित रूप से इससे भिन्न होगा। तो जैसे आप माध्यम बदलेंगे वैसे ही विद्युतशीलता बदल जाएगी, विद्युतशीलता बदलेगी तो K का मान बदलेगा, और K का मान बदलेगा तो F का मान भी बदल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो ये है कूलम का नियम। इसी नियम से हम एक परिभाषा और निकालेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एक कूलम की। अब एक कूलम की परिभाषा जब ये चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ था तब मैंने आपको बताई थी। अब मैं दोबारा से उस डेफिनेशन को रिपीट आपके लिए करने जा रहा हूँ, एक कूलम, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट वे। पहले जो मैंने परिभाषा बताई थी वो मैंने फॉर्मूले से बताई थी dq = IDT। अब मैं कूलम के नियम से सूत्र आता है उससे बताऊंगा, और कूलम के नियम से सूत्र आता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब मैं आपसे एक कूलम की परिभाषा निकालूंगा, देखें और समझें। मैं आपसे कहूं यदि मैं R बराबर कह देता हूं 1 मीटर है,
फिर मैं कहता हूं कि भाई Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और ये 1 कूलम है, तो उस कंडीशन में आप देखें कि F की जो वैल्यू है वो K की न्यूमेरिक वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, और K की न्यूमेरिक वैल्यू में लिख रहा हूँ 9 गुणा 10 की घात 9, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यानी मैंने कह दिया कि भाई F बराबर K Q1 Q2 अपॉन I पर हमने कूलम के नियम से पढ़ा है। यदि R बराबर 1 मीटर हो जाए, Q1 और Q2 बराबर हो जाए, दोनों रूट कितने हो जाए, 1 कूलम, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। अब आप समझेंगे मुझे इसकी परिभाषा बनानी है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई परिभाषा में कौन कौन से शब्द मुझे निश्चित रूप से लेने हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि आपने कूलम के नियम का उपयोग किया है और कूलम का नियम केवल स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही मान्य है, तो आप यहाँ पर स्थिर और बिंदुवत दोनों प्रकार के आवेश लेने, ये शब्द आना चाहिए। दूसरा, K की न्यूमेरिक वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 ली है, और ये तब होती है जब आप निर्वात में बात करते हैं, तो निर्वात शब्द भी आना चाहिए। तो इसका मतलब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले स्थिर व बिंदुवत आवेशों, दोबारा देखिए, निर्वात में स्थित समान परिमाण वाले स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य दूरी 1 मीटर होने पर यदि उन आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हुआ, तो आवेश का परिमाण 1 कूलम कहलाता है। सारे जो शब्द हमको चाहिए तो मिल गए। सबसे पहले हमने बोला निर्वात में स्थित, निर्वात शब्द आ गया, दोनों आवेशों के परिमाण समान है, समान परिमाण वाले, कूलम का नियम है तो स्थिर व बिंदुवत आवेश हो गए, दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो निर्वात में स्थित समान परिमाण वाले स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य दूरी 1 मीटर होने पर यदि उन आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन है, तो आवेश का परिमाण 1 कूलम कहलाता है। तो यहाँ आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया कूलम का नियम और 1 कूलम की परिभाषा, और कल हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा विद्युतशीलता। ओके स्टूडेंट, बाय।